नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे उसका नाम है आधुनिक राजनीति विज्ञान। आधुनिक राजनीति विज्ञान एक राजनीति विज्ञान के अध्ययन का एक दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रचलित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात राजनीति विज्ञान के अध्ययन में हमें व्यापक परिवर्तन नज़र आते हैं और इस परिवर्तन की जो शुरुआत है वो अमेरिका के राजनीति शास्त्रियों के द्वारा की गई। अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने का काम उस समय के प्रमुख राजनीति शास्त्रियों के द्वारा किया गया और इसका नेतृत्व जो है वो चार्ल्स ई मेरियम के द्वारा किया गया। मोटे रूप में जो राजनीति विज्ञान को आधुनिक बनाने की आवश्यकता या राजनीति विज्ञान को आधुनिक रूप देने की जो मांग थी, इस मांग में शामिल था कि राजनीति विज्ञान को समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, मानवशास्त्र जैसे विषय के निकट में लाना। दूसरी ज़रूरत राजनीति शास्त्रियों ने यह महसूस की कि राजनीति विज्ञान जो है वो अभी तक कल्पनात्मक है, आदर्शात्मक है, तो उसकी जगह राजनीति विज्ञान के अध्ययन में तार्किकता, अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद ऐसे दृष्टिकोण को राजनीति विज्ञान में शामिल किया जाना चाहिए ताकि राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय बन सके, एक वैज्ञानिक प्रकृति का विषय बन सके, समाज के लिए उपयोगी विषय बन सके, उसका जो अध्ययन क्षेत्र है वह राज्य सरकार के दायरे से बाहर आए। इन सारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शिकागो विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्रियों ने जो प्रयास किया, उस प्रयास को हम आधुनिक राजनीति विज्ञान के नाम से जानते हैं। तो ये जो शुरुआत है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुई और इसमें अमेरिका के राजनीति शास्त्रियों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। आधुनिक राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण सामान्यतः नज़र आते हैं। एक है व्यवहारवादी दृष्टिकोण और दूसरा है उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने जहाँ पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति पर जोर दिया, वहाँ आधुनिक राजनीति विज्ञान के उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण ने वैज्ञानिकता को तो महत्व दिया, लेकिन पूरी तरीके से राजनीति विज्ञान को विज्ञान पर आश्रित होने वाला विषय न बनाने की जगह कुछ मूल्यों से भी राजनीति विज्ञान को जोड़ा। तो इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे कि व्यवहारवादी दृष्टिकोण और उत्तर व्यवहारवादी दृष्टिकोण में क्या अंतर है। अब हम बात करेंगे आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में। आधुनिक राजनीति विज्ञान की परिभाषा चार प्रकार से की जाती है। पहला है राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का अध्ययन है, जिसमें कैटलिन जैसे विद्वान ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है, किंतु मुख्य रूप से वह सामुदायिक जीवन के राजनीतिक पहलुओं का अध्ययन करता है। इसी प्रकार से अन्य विद्वान है बर्ट्रैंड डी जुवेनल, वो कहते हैं कि हमारा जो ये विषय है यह राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करता है और राजनीतिक व्यवस्था में मानव के राजनीतिक संबंध महत्वपूर्ण हैं जो आपस में लोग मिलजुल कर बना लेते हैं। इसी प्रकार से अलेक्जेंडर हर्ड और सैमुअल हंटिंगटन राजनीति विज्ञान को मानवीय क्रियाओं का अध्ययन घोषित करते हुए कहते हैं कि राजनीतिक व्यवहारवाद शासन को मानव और समुदाय के कार्यों की एक प्रक्रिया मानता है। इसका संबंध शासन के राजनीतिक दलों के निहित समुदायों के और
मतदाताओं की गतिविधियों के अध्ययन से होता है। इस प्रकार जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा में पहली बात की जाती है कि राजनीति विज्ञान मूलतः मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का अध्ययन है, और ये क्रियाएं सामाजिक क्षेत्र में हो सकती हैं, धार्मिक क्षेत्र में हो सकती हैं, आर्थिक क्षेत्र में हो सकती हैं। उन सबको राजनीति शास्त्री को अपने अध्ययन का विषय बनाना चाहिए। दूसरी बात परिभाषा के संदर्भ में की जाती है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन है। शक्ति के संदर्भ में कैटलिन, लॉसवेल, मेरियम, मैक्स वेबर, बर्ट्रैंड रसेल, मॉर्गेनथौ, ये कुछ विद्वान हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान बताया है। कैटलिन के अनुसार राजनीति से अभिप्राय सत्ता, संघर्ष अथवा सत्ताधारियों को प्रभावित करना है। दूसरे शब्दों में राजनीति शास्त्र का संबंध नियंत्रणशील समाज में होने वाले कार्यों से है। वह उन कार्यों पर विचार करता है जो नियंत्रण से संपादित होते हैं तथा उन इच्छाओं एवं संरचनाओं से निकलते हैं जो इच्छाओं के नियंत्रण संबंध के फलस्वरूप होती है। इसी प्रकार से लॉसवेल, ब्रेकर ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मूलतः शक्ति का विज्ञान है। शक्ति क्या है, इस पर यदि हम बात करें तो शक्ति वह क्षमता है, वह योग्यता है जिसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति के कार्य और व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। और मूल रूप से राज्य जो है नियंत्रण करने का काम करता है। तो जब राज्य या सरकार इस प्रकार का काम करती है तो उसमें जो मूल तत्व है वह तत्व क्रियाशील होता है शक्ति का। तो शक्ति संबंध जो हैं वो राजनीति के अध्ययन का महत्वपूर्ण तत्व है, उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। और जो राज्य का प्रमुख काम है कानून का निर्माण करना, वह कानून के निर्माण में भी शक्ति क्रियाशील होती है। कानूनों को लागू करने के संबंध में शक्ति क्रियाशील होती है। तो शक्ति कुल मिलाकर एक ऐसा तत्व है जिसकी उपेक्षा, जिसकी अनदेखी राजनीति शास्त्री नहीं कर सकते, क्योंकि शक्ति के बगैर राजनीति विज्ञान का अध्ययन संभव ही नहीं है। तो इस तरीके से राज्य और मानव के बीच जो महत्वपूर्ण संबंध है वो शक्ति का संबंध है, और वह शक्ति समाज में किस प्रकार से क्रियाशील है। राज्य और मानव के बीच में उस शक्ति संबंधों का क्या मापदंड है, राज्य उस शक्ति संबंध के आधार पर किस तरीके से काम कर रहा है, इन सब का अध्ययन राजनीति शास्त्रियों को करना चाहिए। तीसरी बात जो परिभाषा की दृष्टि से की जाती है वह है राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है। देखिए, राजनीतिक व्यवस्था की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है, वह डेविड ईस्टन के द्वारा प्रतिपादित किया गया एक सिद्धांत है। और उसने ये व्यवस्था सिद्धांत जो है वो समाजशास्त्र के माध्यम से लिया है। राजनीतिक व्यवस्था का जो विचार है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन को व्यापक और विस्तृत स्वरूप देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में हम जो महत्वपूर्ण बात कर सकते हैं वह यह कर सकते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था समाज में स्थापित अन्य व्यवस्थाओं में से ही एक उपव्यवस्था है। और जब हम इस प्रकार की कोई बात करते हैं तो हमें ये जानना होगा कि आखिरकार व्यवस्था क्या है। व्यवस्था में तीन बातें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो उसकी उद्देश्यपूर्णता, दूसरा उसकी निरंतरता, और तीसरा उसकी जो उद्देश्यपूर्ण हो, निरंतर हो। और तीसरी जो बात है राजनीतिक व्यवस्था की वह यह निकल के आती है कि वो जो है किसी न किसी व्यक्तियों के बीच की जाने वाली अंतःक्रिया का परिणाम होती है। तो राजनीतिक व्यवस्था में तीन बातें, अंतःक्रिया, उद्देश्यपूर्णता
और उसकी निरंतरता। तो यदि कोई चीज़ गतिविधि के रूप में हो रही है, उद्देश्यपूर्ण हो रही है, निरंतर हो रही है, तो वो व्यवस्था का भाग बन जाती है। तो राजनीतिक व्यवस्था भी इसी प्रकार से समाज में स्थित अन्य व्यवस्थाओं जैसी एक व्यवस्था है। सामाजिक व्यवस्था में भी उद्देश्य होते हैं, निरंतर होती है, उनके बीच में अंतःक्रियाएँ होती हैं, तो सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है। धार्मिक व्यवस्था में भी इसी प्रकार से हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो समाज में इस तरीके की विभिन्न प्रकार की उपव्यवस्थाएं होती हैं। उन उपव्यवस्थाओं में से ही राजनीतिक व्यवस्था भी एक व्यवस्था है, परंतु ये अन्य दोनों, तीनों, चारों, पांचों व्यवस्थाओं से भिन्न इसलिए है क्योंकि इस राजनीतिक व्यवस्था के पास समाज की अन्य व्यवस्थाओं के लिए वैध बाध्यकारी निर्णय लेने की शक्ति होती है। यानी कि राजनीतिक व्यवस्था ही अन्य व्यवस्थाओं के लिए निर्णय करती है। राजनीतिक व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। अन्य व्यवस्थाओं को कैसे प्रभावित करती है? मान लीजिएगा बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए रोजगार का सृजन करके, व्यापारी वर्ग हैं, उनके लिए लोन्स की या उनकी जो टैक्स में रिलैक्सेशन देकर इस प्रकार का वो काम करती है। यानी कि कानून निर्माण जो होते हैं वो किसी न किसी वर्ग विशेष, किसी न किसी व्यवस्था विशेष के लिए बनाए जाते हैं और उस व्यवस्था के लिए वो लाभकारी होते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था उनको प्रभावित करती है। राजनीतिक व्यवस्था भी उनसे प्रभावित होती है। कैसे प्रभावित होती है? कि समाज में जो कुछ घटित होता है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में होता हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में होता हो, चाहे वो अन्य किसी भी क्षेत्र में होता हो, उसका प्रभाव राजनीति व्यवस्था पर भी पड़ता है, उसके निर्णय लेने की स्थिति पर पड़ता है, उसके कार्य करने की के ढंग पर पड़ता है, उसके कार्य, समाज में होने वाली गतिविधि, समाज में होने वाले परिवर्तन, समाज में होने वाले आंदोलन, समाज में होने वाली मांगें, इन सब से राजनीतिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। तो जब आधुनिक राजनीति शास्त्री राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन को राजनीति विज्ञान के साथ जोड़ते हैं तो उनका उद्देश्य यही है कि राजनीतिक विज्ञान के अंदर व्यवस्था से संबंधित सारी जो बातें हैं वो शामिल की जानी चाहिए। अध्ययन इस प्रकार का हो कि वो आर्थिक जगत की गतिविधियों का राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कर सके, सामाजिक व्यवस्था में होने वाली बदलाव और परिवर्तनों का प्रभाव जो राजनीतिक व्यवस्था पर पड़ता है उसका अध्ययन कर सके। तो राजनीति शास्त्र का अध्ययन जो है वो राज्य एवं सरकार के दायरे से बढ़कर होता है और इसमें प्रत्येक नागरिक इस राजनीतिक व्यवस्था का पार्ट होता है, भाग बनता है जब वो किसी राजनीतिक गतिविधि में भाग लेता है। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान में हम देखते हैं कि केवल राज्य एवं सरकार के अध्ययन तक राजनीति विज्ञान को सीमित रखा जाता है, जिसमें केवल औपचारिक अध्ययन होता है। मानव के द्वारा किए जाने वाले राजनीतिक कार्यों को इतना महत्व नहीं दिया जाता। तो इस तरीके से राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन को आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने शामिल करते हुए राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में पूरा अध्ययन करते हुए राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास किया है। चौथी बात वो जो आधुनिक राजनीति शास्त्री करते हैं राजनीति विज्ञान की परिभाषा की दृष्टि से, तो वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय है। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था वैध बाध्यकारी निर्णय लेती है, तो समाज के संचालन के लिए, अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए, यह तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं के संचालन करने के लिए अल्टीमेटली व्यवस्था क्या करती है? निर्णय लेती है। और ये निर्णय कहाँ से प्रभावित हो रहे हैं, इन निर्णय को लेने के पीछे राजनीतिक व्यवस्था कैसे बाध्य हो रही है, संरचनाएं कैसे उन निर्णयों के माध्यम से लोगों को संतुष्ट कर रही है, ये सब कुछ अध्ययन का विषय होना चाहिए। केवल डिसीजन मेकिंग करना राजनीतिक व्यवस्था का काम नहीं है, उन निर्णयों को लागू करवाना, उनकी पालना करवाना और उन निर्णयों के निर्माण में किन किन तत्वों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है, कितने प्रकार के दबाव राजनीतिक व्यवस्था तक आए हैं, ये सब राजनीति विज्ञान के अध्ययन में शामिल होना चाहिए। तो परिभाषा की दृष्टि से जो राजनीति विज्ञान के, आधुनिक राजनीति विज्ञान के अध्ययन में निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन जोड़ा गया, ये रिचर्ड स्नाइडर के द्वारा
डिसीजन मेकिंग थ्योरी दी गई थी। उस डिसीजन मेकिंग थ्योरी को अपनाते हुए आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन भी बतलाया है। धन्यवाद। पापा